नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, अर्थशास्त्र विभाग। आज का हमारा मुख्य विषय है हाइबरलर का अवसर लागत सिद्धांत। हाइबरलर का अवसर लागत सिद्धांत वास्तव में एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत एवं रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के बाद प्रतिपादित किया गया। इन दोनों सिद्धांतों में एक बेसिक कमियां थी। पहली कमी थी इन्होंने श्रम के मूल्य सिद्धांत को स्वीकार किया। दूसरी मुख्य कमी थी इन्होंने स्थिर पैमाने के प्रतिफल को लिया। आपने दोनों रेखाचित्रों में, दोनों सिद्धांत के रेखाचित्रों में, चाहे एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट प्रॉफिट थ्योरी हो या रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत हो, दोनों में आपने देखा कि जो प्रोडक्शन प्रॉस्पेरिटी कर्व था वो ऊपर से नीचे एक सीधी रेखा के रूप में था। हाइबरलर ने अपने सिद्धांत अवसर लागत सिद्धांत में इस चीज का खंडन किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत क्या स्थिर लागतों के अंतर्गत ही कार्य करेगा या स्थिर उत्पादन नियम के अंतर्गत ही कार्य करेगा? क्या श्रम के मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत ही कार्य करेगा? इन्होंने कहा प्रत्येक साधन की एक से अधिक अपॉर्चुनिटी होती है। मान लीजिए एक कारपेंटर है, एक दिन में 2 मेज बनाता है या एक दिन में 3 चेयर बनाता है। एक दिन ही उसे कार्य करना है। यदि हम उससे मेज बनवाते हैं तो 2 मेज बनाएगा, तो 3 चेयर उसकी अवसर लागत कहलाएगी। अवसर लागत का सीधा तात्पर्य है कि जब हम किसी उद्योग या सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं तो जिस अवसर को हम छोड़ करके उस क्षेत्र में आते हैं, जो छोड़ा गया हमारे पास ऑप्शन था, वो हमारी अवसर लागत के रूप में जाना जाएगा। एक खेत है, एक खेत में एक टाइम पर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि उसमें हम गेहूं बो दें। मान लीजिए 20 क्विंटल गेहूं होता है। उसी खेत में हम अरहर भी बो सकते हैं, वो भी कुछ अमाउंट में होगी। यदि हम अरहर बोते हैं तो गेहूं उसकी अवसर लागत होगी। हाइबरलर ने अपना अवसर लागत सिद्धांत ये बताया कि प्रत्येक साधन में अवसर पाया जाता है। जब साधन एक अवसर को त्याग करके अन्य अवसर को अपनाता है तो प्रथम अवसर ही उसकी अवसर लागत कहलाएगी। हाइबरलर ने अपने सिद्धांत को डेवलप करने के लिए उत्पादन के तीनों नियमों को स्वीकार किया। स्थिर लागतों के अंतर्गत, जिसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी रेखा के रूप में गिरती है। इसमें मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT स्थिर होती है। अर्थात एक अवसर प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए X कमोडिटी को हम प्राप्त करने के लिए Y कमोडिटी का जो त्याग किया जाता है वो सदैव स्थिर रहता है। मान लीजिए डेल्टा X1, डेल्टा X2, डेल्टा X3 ये हमारी एक्सेस की गई वस्तु है, तो उसके बदले में हम जब त्याग करते हैं तो डेल्टा Y1, डेल्टा Y2, डेल्टा Y3, डेल्टा Y1 का मान डेल्टा Y2 के मान के बराबर रहेगा, डेल्टा Y2 का मान डेल्टा Y3 के मान के बराबर रहेगा। अर्थात इसमें MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रिमेन कांस्टेंट एवरी टाइम्स। वहीं बढ़ती लागतों के अंतर्गत MRT डिक्लाइन करेगा और घटती लागतों के अंतर्गत इंप्रूव करेगा। तो इस प्रकार हाइबरलर ने अवसर लागत सिद्धांत के अंतर्गत उत्पादन के तीनों नियमों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विवेचना की है। आइए हम इसे रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। यहां पर रेखाचित्र हम देख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर एक्स कमोडिटी हमने लिया है
और वाई अक्ष पे वाई कमोडिटी लिया है। ए बी पीपीसी है, अर्थात प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि स्थिर लागतों के अंतर्गत बनाया गया है। यहां पर हम देखते हैं कि हम ए सी डी ई और बी ये क्रमशः बिंदु हैं। मान लीजिए हम अभी उत्पादन बिंदु ओ ए पर हैं, ए बिंदु पर हैं, हम केवल अपने देश में वाई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। अतः हमारी अवसर लागत क्या होगी? एक्स वस्तु होगी। अतः हमने एक्स वस्तु का त्याग किया है और हमने स्पेशलाइजेशन किया है वाई वस्तु पे। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि हम एक्स वस्तु पे स्पेशलाइजेशन करें। अतः हम ए से सी बिंदु पर आते हैं। यहां पर डेल्टा x1 वस्तु प्राप्त करने के लिए हमने डेल्टा y1 वस्तुओं का त्याग किया। पुनः सी से हम डी पर आते हैं। डेल्टा x2 वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए डेल्टा y2 वस्तुओं का त्याग किया। पुनः डी से ई बिंदु पर आते हैं। डेल्टा x3 वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए डेल्टा y3 वस्तुओं का त्याग किया। यहां पर हम जो त्याग कर रहे हैं डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3, ये वास्तव में अवसर लागत को दिखाता है। लेकिन यहां डेल्टा y1 का मान, डेल्टा y2 का मान और डेल्टा y3 का मान जो त्यागी गई मात्रा है वो सदैव स्थिर है, और प्राप्त की गई मात्रा डेल्टा x1, डेल्टा x2 और डेल्टा x3 का मान भी स्थिर है। इसीलिए इस प्रकार के सिद्धांत को, इस प्रकार के उत्पादन फलन को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को स्थिर अवसर लागत के अंतर्गत हमने दो देश लिया है। एक देश इंडिया है और एक देश मलेशिया। इंडिया एक्स अक्ष पर गेहूं का उत्पादन कर रहा है और वाई अक्ष पर रबर का उत्पादन कर रहा है। वहीं मलेशिया गेहूं का उत्पादन कर रहा है और रबर का उत्पादन कर रहा है। व्यापार न होने की स्थिति में इंडिया का उत्पादन और उपभोग दोनों बिंदु इवन है। उत्पादन और उपभोग बिंदु अर्थात इवन पर OXW1 गेहूं का उत्पादन कर ले रहा है और OR1 रबर का उत्पादन कर ले रहा है। जितना वो उत्पादन करता है उसका उपभोग कर ले रहा है। इसी प्रकार मलेशिया भी, ये उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। लेकिन यहां पर E2 उत्पादन और उपभोग बिंदु है, अर्थात वो गेहूं का इतना उत्पादन कर ले रहा है और रबर का इतना उत्पादन करता है और इतना ही उपभोग कर ले रहा है, जिससे वो IC2 त्रस्सा वक्र पर रहता है। अब ये भारत की डोमेस्टिक प्राइस लाइन है, घरेलू मूल्य रेखा, और ये मलेशिया की घरेलू मूल्य रेखा है। आप देख रहे हो कि इंडिया की डोमेस्टिक प्राइस लाइन से मलेशिया की डोमेस्टिक प्राइस लाइन की ढाल ज्यादा है। तात्पर्य यह है कि इंडिया में जो भी वस्तु है उसका मूल्य मलेशिया में ज्यादा है। दूसरी चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बताती है कि अगर हम पूरे संसाधन को हम गेहूं पे लगा दें तो इतना गेहूं उत्पादन कर सकते हैं, और हम अपने देश के पूरे संसाधनों को लगा दें तो हम केवल रबर इतना उत्पादन कर सकते हैं। अर्थात गेहूं की अवसर लागत कम है क्योंकि हम इसका अधिक उत्पादन कर सकते हैं, जबकि रबर की अवसर लागत ज्यादा है क्योंकि इसका पूरे संसाधनों के द्वारा कम उत्पादन कर सकते हैं। वहीं मलेशिया में हम देखते हैं कि रबर की अवसर लागत कम है, देखो हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, जबकि गेहूं का उत्पादन कम कर सकते हैं। क्यों ना अंतरराष्ट्रीय ट्रेड के अंतर्गत, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में हाइबलर का सिद्धांत यह कहता है कि जिस देश की अवसर लागत कम हो उसको उसमें उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाना चाहिए।
तो इंडिया अगर गेहूं के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाता है तो उत्पादन बिंदु ए हो जाता है, और अगर मलेशिया इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न को अपनाता है तो इसका भी उत्पादन बिंदु ए हो जाता है। अब इंडिया क्या करेगा कि इतना गेहूं उत्पादन करेगा और रबर का उत्पादन शून्य कर देगा। मलेशिया रबर का उत्पादन इतना कर देता है जबकि गेहूं का उत्पादन शून्य कर देता है। यहां पर रेखा चित्र में हम देख सकते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा है। अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा, इसको हम एडी कहते हैं। जब इंडिया गेहूं का उत्पादन इतना कर लेता है और मलेशिया भी रबर का कर लेता है तो ये अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय आईपीएल कहते हैं। ये घरेलू मूल्य रेखा है, ये घरेलू मूल्य रेखा है। घरेलू मूल्य रेखा से ऊंची अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा है और मलेशिया की तरफ से भी घरेलू मूल्य रेखा से ऊंची अंतरराष्ट्रीय, अर्थात उसको अंतरराष्ट्रीय बाजार में चाहे भारत हो चाहे मलेशिया, दोनों के प्रोडक्ट का ऊंचा मूल्य प्राप्त होगा। मान लीजिए समझौते का बिंदु E3 है। E3 समझौता बिंदु है। इंडिया इतना गेहूं का उत्पादन कर रहा है। मान लीजिए इंडिया OW3 गेहूं अपने घरेलू कंजप्शन के लिए रख लेता है तो इतना उसके पास एक्स्ट्रा गेहूं हो जाता है। इस गेहूं को वो एक्सपोर्ट करता है। किसको एक्सपोर्ट करता है? मलेशिया को एक्सपोर्ट करेगा इस गेहूं को। बदले में वो रबर इतना प्राप्त करता है। ये उसका क्या है? इंपोर्ट है, इसका इंडिया का। इसी प्रकार मलेशिया भी इतना रबर बनाता है, इतना घरेलू कंजप्शन के लिए रख लेता है और R4A इंडिया को एक्सपोर्ट कर देता है, इंडिया को एक्सपोर्ट कर देता है और बदले में गेहूं इतना इंपोर्ट कर लेता है। इस प्रकार भारत का इंडिफरेंस कर्व पहुंच जाता है IC3 पर और मलेशिया का भी इंडिफरेंस कर्व पहुंच जाता है IC4 पर। ये भारत का व्यापार त्रिभुज है। AW3E3 इतना एक्सपोर्ट इंडिया करता है, बदले में इतना इंपोर्ट करता है। मलेशिया का व्यापार त्रिभुज AR4 और E3 है। मलेशिया R4A एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, जो इंडिया में इंपोर्ट हो जाता है, और इतना जो भारत एक्सपोर्ट करता है वही मलेशिया का इंपोर्ट हो जाता है। इस प्रकार भारत का व्यापार होने के पहले जो उपभोग का स्तर OW1 था और OR1 था, अब वर्तमान में गेहूं का उपभोग बढ़कर OW3 हो जाता है और रबर का उपभोग बढ़कर OR3 हो जाता है। अर्थात भारत का दोनों वस्तुओं के संदर्भ में उपभोग पहले से बढ़ गया है, अर्थात इंटरनेशनल ट्रेड से भारत को लाभ प्राप्त हुआ है। वहीं मलेशिया को भी पहले से देखिए रबर का उपभोग OR2 था, अब उपभोग बढ़कर OR4 हो गया और गेहूं का OW2 था, OW4 हो गया, अर्थात मलेशिया का भी उपभोग पहले से बढ़ गया है, इसलिए उसका इंडिफरेंस कर्व ऊपर की ओर गया है। इस प्रकार हैबर्लर ने अपने अवसर लागत सिद्धांत में ये बताया है कि स्थिर अवसर लागत के अंतर्गत भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड लाभदायक होता है और इससे दोनों देशों का उपभोग का स्तर पहले से बढ़ जाता है और जिससे कल्याण का स्तर भी बढ़ जाएगा। धन्यवाद।